वर्ल्ड वार वन के बाद जब पूरी दुनिया भर के बैंक्स कंगाल होने वाले थे तो ग्लोबल इकोनॉमी डूबने की कगार पे पहुंच गई थी और लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। उस वक्त अंग्रेजों ने भारत के हक में एक ऐसा फैसला लिया जिसने आज के आरबीआई की नींव रखी। दरअसल अंग्रेजों ने ग्लोबल इकोनॉमी को ढहते देख इंडिया के अंदर चल रहे अलग अलग बैंक्स को एक करने का फैसला किया, जिसको आने वाले समय में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने लगा। और यही बैंक आजादी के बाद आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। लेकिन आरबीआई की नींव कैसे और किसने रखी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरबीआई को बनाने में कैसे हेल्प की थी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1947 से करीब 26 साल पहले यानी 1921 के करीब ग्लोबल इकोनॉमी के धराशायी होने पर जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन रुपीज नाम की एक किताब छापी, तो इंडियन लीडर्स के साथ साथ अंग्रेज अधिकारियों को भी ये किताब काफी पसंद आई थी। ये किताब ब्रिटिशर्स को कितनी ज्यादा अच्छी लगी थी इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि यंग हिल्टन नाम का व्यक्ति, जिसका कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे पूरे भारत पर दबदबा था, उन्होंने इस बुक से इंस्पायर होकर ही 1926 के करीब रॉयल कमीशन की शुरुआत की थी और इस रॉयल कमीशन में पहली बार सुपर बैंक बनाने की बात कही गई थी। हिल्टन का कहना था कि भारत के अंदर कम से कम एक बैंक तो ऐसा होना ही चाहिए जो सभी बैंकों का मुखिया हो। अब हिल्टन और डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत अंग्रेज सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण करने का फैसला तो कर दिया, लेकिन 1929 में जिस वक्त इस बैंक का निर्माण किया जा रहा था उस वक्त पर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से क्रैश होने की कगार पे पहुंच गया था और साल के बीच में ही यानी 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से क्रैश हो गया और इसी के चलते 29 अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे का नाम दिया गया। अब ये ब्लैक ट्यूसडे अमेरिका के लोगों के लिए इतना खतरनाक साबित हुआ कि इस दौरान ज्यादातर अमेरिका के लोगों की नौकरियां छिन गई और अमेरिका के अंदर महंगाई भी तेजी से बढ़ने लग गई और इस टाइम पर अमेरिका के लोगों के भूख से मरने की नौबत तक आ गई थी। अब एक तरफ भारत में हिल्टन की सजेशन पर सरकार ने 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका मंदी के दौर से गुजर रहा था। इसी चीज को ध्यान में रखकर अमेरिकी सरकार ने बाहर से आने वाली चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। मतलब अमेरिका बाहर से आने वाली चीजों पर अब पहले से कई गुना ज्यादा टैक्स वसूल रहा था ताकि वो इस मंदी की भरपाई कर सके। और इसी दौरान भारत में 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। अब एक तरफ जहां अमेरिका मंदी के दौर से गुजर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक सही डिसीजन के चलते भारत बाकी देशों से करीब ठीक ठाक स्थिति में था। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले हेडक्वार्टर को तो कोलकाता में बनाया गया था, लेकिन इसके 2 साल बाद ही यानी 1937 में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया और तब से लेके आज तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद 1948 एक्ट पारित किया गया और इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओनरशिप को नेशनलाइज कर दिया गया। मतलब अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करने लगा, जिसकी निगरानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाने लगी। इस बोर्ड के अंदर 2 तरह के मेंबर्स काम करते हैं, ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक होता है गवर्नर और बाकी 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। वहीं बात करें नॉन ऑफिशियल्स मेंबर की, तो इसमें टोटल 14 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 4 मेंबर्स डायरेक्टोरियल बोर्ड के लिए काम करते हैं और बाकी के 10 मेंबर्स अलग अलग फील्ड का काम संभालते हैं। आज के टाइम पर पूरे भारत में आरबीआई की 31 शाखाएं हैं और इन्हीं शाखाओं में काम करने वाले आरबीआई के मेंबर्स ही हैं जो देश को इन्फ्लेशन से बचाते हैं। और अगर मैं बात करूं आरबीआई के काम की, तो आरबीआई करेंसी प्रिंट करने के साथ साथ पूरे फाइनेंस सिस्टम को रेगुलेट करने का काम भी करता है और पब्लिक में जितने भी जले कटे फटे पुराने नोट होते हैं, आरबीआई उन नोटों को भी दोबारा से प्रिंट करता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई के जिम्मे है। मतलब इंडिया के अंदर आने वाली फॉरेन करेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी के लिए आरबीआई ही जिम्मेदार होती है। इसके अलावा पूरे इंडिया के अंदर क्रेडिट, डेबिट, लोन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और फिनटेक एप्स को लेकर जो भी एक्टिविटी होती है वो भी आरबीआई के गाइडलाइंस के अंदर ही काम करती है। इनफैक्ट कब कौन सा बैंक क्राइसिस से गुजर रहा है और कब किस बैंक की हेल्प करके उसको क्राइसिस से बचाना है और अगर किसी बैंक में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस बैंक का क्या करना है, ये सब कुछ भी आरबीआई ही संभालता है। और इकोनॉमिक क्राइसिस से जुड़ी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी से निकालने के लिए आरबीआई का मैनेजमेंट ही देश की मदद करता है। बाकी जो फॉरेन एसेट्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करके आरबीआई देश के लिए पैसे जुटाता है और उन पैसों को गवर्नमेंट के खाते में भेज देता है। 1930 के करीब कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत के पास अभी जितना पैसा और सुविधाएं मौजूद है उसको देखकर ऐसा लगता है कि भारत की जीडीपी कुछ ही दिनों के अंदर ढह जाएगी, पर वो आरबीआई ही थी जिसने देश की जीडीपी को गिरने से बचाया या फिर यूं कह कि हमारे देश को कंगाल होने से बचाया। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आरबीआई की वजह से ही कोविड के समय पर जब अमेरिका जैसे देश इकोनॉमिक क्राइसिस के कगार पे पहुंच गए थे और
पाकिस्तान जैसे देश तो आज तक भी इस क्राइसिस से उबर नहीं पाए। ऐसे टाइम पर ऐसे क्राइसिस से हमारे देश को बचाने में भी आरबीआई की काफी अहम भूमिका थी। आज के टाइम पर आरबीआई में करीब 13,000 एम्प्लॉय काम करते हैं और माना जाता है कि इन एम्प्लॉयज को करीब 16,000 करोड़ रुपए हर साल सैलरी के तौर पे दिए जाते हैं। वहीं बात करें आरबीआई में मौजूद सेव अमाउंट की, तो 2024 की शुरुआत तक आरबीआई ने अपने खाते में करीब 623 बिलियन डॉलर सेव कर लिए थे। मतलब साफ है कि अगर आने वाले समय में देश पर किसी भी तरह का आर्थिक संकट या फिर देश को मंदी के दौर से गुजरना पड़ता है तो आज के वक्त आरबीआई के पास इतना पैसा है कि वो इस संकट में देश को संभाल सकता है, जैसे कि उसने कोविड के टाइम पर संभाला था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपको एक ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।